हेलो एवरीवन, दिस इज सी के मिश्रा एंड यू आर वाचिंग आर क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ग्रामर का बहुत ही अच्छा एक चैप्टर है वॉइस का, जो कि आपके क्लास 8, 9, 10 के सिलेबस में भी है। चूँकि 10th के सिलेबस में वॉइस क्लियर तो नहीं दिया गया है, बट जितने भी आप कॉमन एरर देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं वॉइस आपको दिखेगा। तो वॉइस की जानकारी रखना जरूरी है। और ये क्या है, टेंस बेसिस पर, अधिकतर है टेंस बेसिस पर हो, मॉडल्स बेसिस पर हो। तो वॉइस क्या है? तो वॉइस का अर्थ होता है हिंदी में वाच्य। हम हिंदी के ग्रामर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको वाच्य पढ़ते हैं। तो वॉइस यहाँ पर दो तरह के हम लोगों को स्टडी करना है, एक्टिव एंड पैसिव, और दोनों ही सीखना है कि एक्टिव से हम लोगों को पैसिव कैसे बनाना है और पैसिव से एक्टिव कैसे बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये एक्टिव और पैसिव का अर्थ क्या हुआ ये जानेंगे। तो एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस दोनों ही एक तरह के सेंटेंस है, द फॉर्म ऑफ सेंटेंस। लेकिन डिफरेंट कहाँ है देखेंगे कि इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस व्हेन सब्जेक्ट इज गिवन इम्पोर्टेंस। ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट को हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, जैसे मान लीजिए, और इसमें वर्ब का होना जरूरी है। इसमें जो है वर्ब का होना जरूरी है, क्योंकि इसमें क्रिया को इम्पोर्टेंट दिखाना है। क्रिया जैसे कि राम आम खाता है, तो खाने का हो गया ना, राम इट्स मैंगो, ही गोज टू मार्केट। तो इस तरह का जो है हमारा वर्ब का होना जरूरी है। ठीक है, वर्ब नहीं होगा तो फिर पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस व्हेन सब्जेक्ट इज गिवन इंपॉर्टेंट। और जो सेंटेंस होगा वो उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मतलब क्या है, इन असर्टिव फॉर्म। क्या पैसिव में भी असर्टिव फॉर्म में होगा? बिल्कुल होगा। असर्टिव का मतलब क्या हो गया? स्टेटमेंट। तो पैसिव में भी हम लोगों का स्टेटमेंट फॉर्म में होगा। तो इसमें क्या है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल देखेंगे, मीना राइट्स ए लेटर। मीना एक क्या करती है? पत्र लिखती है। मीना राइट्स ए लेटर। तो यहाँ पर देखेंगे मीना क्या है? सब्जेक्ट, राइट्स क्या है? वर्ब, मेन वर्ब, ए लेटर ऑब्जेक्ट। इसमें जो है ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जेन्युइन क्या होता है ना कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तब हम लोगों को वहाँ दो ऑब्जेक्ट्स में एक को क्लियर करना होता है कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट जो होते हैं वो लिविंग बींग्स, जैसे कि मीना राइट्स मी ए लेटर। तो मी वहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ए लेटर भी ऑब्जेक्ट है। तो अ लेटर जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही हो सकते हैं। और दूसरी बात है कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे मीना राइट्स, मीना लिखती है, तो मीना लिखती है, अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर इसका क्या होगा? इसका क्या पैसिव बनाना संभव है? पैसिव नहीं बनेगा, इसका पैसिव नहीं बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को, वर्ब को दिखाना है। क्या इसको बनाएंगे? जैसे मीना राइट्स ए लेटर, ठीक है, लेटर आना जरूरी है। पत्र लिखी जाती है, ये जरूरी नहीं है कि किसके द्वारा। अगर दिया है और सब्जेक्ट तो लिखेंगे हम लोग। पत्र लिखी जाती है तो किसके द्वारा? तो मीना के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, सब्जेक्ट हो या ना हो, किसमें? पैसिव में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मीना राइट्स, सी गोज, आई कम, दे स्पीक। इस तरह लिखने से हमारा वॉइस कन्वर्ट नहीं होगा, पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जा सकता जब तक ऑब्जेक्ट ना हो। तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, किसमें? एक्टिव में। बट अगर पैसिव की बात की जाए तो इट इज़ क्या है? इट इज़ द फॉर्म ऑफ सेंटेंस व्हेन वर्ब इज गिवन इंपॉर्टेंस। जब हम लोग वर्ब को, मैंने बताया ना, सब्जेक्ट हो या ना हो, जैसे चाय पी जाती है, पेड़ काटे जाते हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या है? तो वर्ब को इंपॉर्टेंस देना है। एंड सब्जेक्ट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, सो दैट सब्जेक्ट में और मे नॉट बी प्रेजेंट। सब्जेक्ट हो सकता है उसमें प्रेजेंट हो या ना हो। जैसे मैंने कैसे कहा कि पत्र लिखी जाती है, लेकिन किसके द्वारा? वहाँ सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया गया। सब्जेक्ट कौन होता है? जो किसी काम को करता है। जैसे वह बोलता है, तो बोलने का काम कौन कर रहा है? तो वह हो गया, वो क्या है? तो वह सब्जेक्ट है। आप हंसते हैं, हंसने का काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, तो आप जो है सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को इम्पॉर्टेंट, सब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल इसका भी देखें।
ए लेटर इज रिटेन, पत्र लिखी जाती है। देखिए ये हो या ना हो, बाई मीना, मीना हो या ना हो, लेकिन ये तो क्लियर है कि पत्र लिखी जाती है। ठीक है, पत्र लिखी जाती है, मतलब यहाँ पर जो है हमारा ऑब्जेक्ट जो था, ये जो देख रहे हैं ऑब्जेक्ट जो था ए लेटर अब सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में वो काम कर रहा है, सब्जेक्ट के जगह को ले लिया है। क्या यह लेटर ही काम कर रहा है लिखने का? बिल्कुल नहीं। ये बताया जा रहा है कि लेटर जो है उसमें विशेष है जिसको लिखा जा रहा है, पत्र को लिखा जा रहा है, किसके द्वारा? तो मीना के द्वारा। ये हो या ना हो, मतलब क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, सब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है। सब्जेक्ट हो या ना हो चलेगा। अब इसके तहत हम लोगों को क्या करनी है, कौन कौन से पढ़ने हैं देखेंगे। एक्टिव वॉइस जो है, एक्टिव टू पेसिव, जब हम लोग इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास टाइप्स ऑफ सेंटेंस कौन कौन से हैं। तो पहला हम लोगों को जो है टेंस बेस्ड, चूँकि मैं टेंस आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, तो टेंस के जितने भी रूल्स हैं, जैसे टेंस के टाइप्स है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसके भी टाइप्स जो थे, सारे के रूल आप लोग पढ़ लेंगे और उनको पहचान कैसी करनी है। जैसे वह जा रहा है तो कंटिन्यूटी ऑफ वर्क हो रही है वहाँ पर, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वह जा रहा था, तो देयर इज ऑल्सो कंटिन्यूटी ऑफ वर्क, तो वह क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस। तो वो पहचानना किस प्रकार है? आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो हिंदी में भी पहचानने सीखेंगे और साथ में अंग्रेजी में। और वॉइस जो है एक ऐसा चैप्टर, अगर इसको हम लोग पढ़ लेते हैं तो समझिए कि हम लोगों का जो स्पोकन इंग्लिश होती है, हम लोग जो अंग्रेजी बोलते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस होता है, वॉइस का, नरेशन का और टेंस का। ये तीनों आप लोग जो है अगर बढ़िया से कर लेते हैं और साथ में कुछ वर्ड्स को दिमाग में रख लेते हैं, तो आई थिंक यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। सो हम लोगों को क्या पढ़नी है यहाँ पर? टेंस बेस्ड एक्टिव टू पेसिव कैसे कन्वर्ट करेंगे और पेसिव से एक्टिव कैसे कन्वर्ट करेंगे। जनरली एक्टिव टू पेसिव ही आता है, जनरली एक्टिव टू पेसिव, बट हिंदी ग्रामर में आप देखेंगे कि वहाँ पर हम लोगों को पेसिव टू एक्टिव भी बनाने दिया जाता है, इसलिए यहाँ दोनों सीखेंगे। कुछ मॉडल बेस्ड, मॉडल्स आप लोगों को जानते हैं, शैल, विल, मे, माइट, कैन, कुड, ये सब क्या है? मॉडल्स है। तो मॉडल से आरंभ होने वाले जितने भी सेंटेंस हैं उनका भी हम लोग एक्टिव टू पेसिव देखेंगे। सेंटेंस बिगिन विथ लेट, जैसे बोलते हैं ना कि लेट मी सी, लेट मी गो, लेट मी ईट, तो इस तरह के वाक्य, मुझे खाने दो, मुझे देखने दो, तो इस तरह के वाक्यों को भी हम लोग एक्टिव टू पेसिव कन्वर्ट करेंगे। फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे इम्पेरेटिव। मैंने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में बताया था वहाँ पर कि इम्पेरेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कि आदेश का जिक्र होता है, जिसमें कि सलाह की जिक्र होती है, जिसमें कि रिक्वेस्ट, प्रार्थना की जिक्र होती है, तो वैसे सेंटेंस का भी हम लोग वॉइस बनाना सीखेंगे। इसके अलावा इन्फिनिटिव जो वाक्य होते हैं, जैसे टू लगाकर है ना कि टू रन इज ए गुड एक्सरसाइज, टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, तो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। तो इन्फिनिटिव वाले वाक्यों को भी हम लोग एक्टिव से पेसिव बनाना सीखेंगे। तो अगर ये सारे, जैसे ये 5 कैटेगरी में मैंने सेंटेंस को बांटा, ये 5 कैटेगरी के सेंटेंस को आप लोगों ने क्लियर कर लिया तो आपका वॉइस क्लियर है। तो वॉइस जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं है, केवल इसमें समझने का फेर। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर आप नरेशन को पढ़ते हैं, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात हो या फिर वॉइस को पढ़ते हैं, टेंस की बात करते हैं, तो अगर आप लोग हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी समझ लेते हैं तो आई थिंक रूल्स की ज़रूरत नहीं होगी। हमारे पास कॉमन रूल्स है या स्पेशल रूल है, उनकी ज़रूरत नहीं होगी, आप स्वयं कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुछ रूल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? टेंस बेस्ड का वॉइस शुरू करने जा रहे हैं। एक्टिव से पेसिव वॉइस, हम लोग ये समझ चुके हैं कि एक्टिव वॉइस किस तरह के सेंटेंस को कहते हैं, पेसिव वॉइस किस तरह के सेंटेंस को कहते हैं। मैंने ये भी बताया है कि ये वॉइस कुछ नहीं है। वॉइस का मतलब क्या है? जैसे आवाज़, वॉइस का मतलब जैसे मेरी आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही है, तो ये अलग अर्थ में हो गया। लेकिन यहाँ वॉइस का मतलब क्या हो गया कि बोलने का तरीका। हम लोग किसी भी सेंटेंस को 2 तरीके से बोलते हैं, जिसको मैंने बताया, एक एक्टिव में, दूसरा पेसिव में। जैसे मम्मी खाना बनाई, ठीक है, एक सेंटेंस हो गया मम्मी खाना बनाई। अब दूसरे तरीके से इसी सेंटेंस को बोलना है, लेकिन भाव नहीं चेंज होना चाहिए, सेंटेंस का अर्थ नहीं चेंज होना चाहिए। मम्मी खाना बनाई,
तो खाना मम्मी के द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो मतलब दोनों ही स्थिति में खाना मम्मी ने ही बनाई ना, ऐसा तो नहीं कि खाने ने मम्मी को बनाया। तो दोनों में अर्थ चेंज नहीं हुआ, केवल हम लोगों का जो बोलने का ढंग था, बोलने का तरीका, वो चेंज हुआ। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक्टिव से पेसिव बनाना है। कहीं कहीं आप लोगों को जैसे कंपटीशन बेस्ड अगर आप लोग क्लास कर रहे हैं तो उसमें भी आप लोग देखेंगे कि एक्टिव टू पेसिव वॉइस में चेंज करने का या पेसिव टू एक्टिव में चेंज करने के क्वेश्चन बहुत सारे दिए रहते हैं। तो यहाँ सारे चीज़ों को हम लोगों को डिटेल्स में पढ़ना है कि ये केवल आपके क्लास के लिए ही ना हो, बल्कि ये आपके कंपटीशन बेस्ड की तैयारी के लिए भी परिपूर्ण हो जाए। तो आइए देखते हैं कि एक्टिव टू पेसिव बनाने के लिए मैंने यहाँ कुछ वर्ड्स को लिया है। ये वर्ड्स अगर आप लोग याद रखते हैं तो आई थिंक आप लोगों को टेंस के अंतर्गत जो स्ट्रक्चर आएगा, जैसे वो आप किताबों में देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सब्जेक्ट प्लस V1 V5 ऑब्जेक्ट होता है, उसका वॉइस क्या होता है, ऑब्जेक्ट एम इज आर V3 बाई सब्जेक्ट, ऐसे दिया रहता है। लेकिन आपको उतना करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, केवल देखिए एक्टिव में इन वर्ड्स को और पेसिव में इन वर्ड्स को किस प्रकार चेंज हुआ है। सबसे पहले देखेंगे कि टेंस या मॉडल बेस्ड, टेंस या मॉडल बेस्ड, मैंने 3 वहाँ बताया था। टेंस बेस्ड है, मॉडल बेस्ड है और इन्फिनिटिव बेस्ड है ना, इंपेरेटिव बेस्ड है। तो यहाँ पर जो है एक्टिव में और पेसिव में क्या क्या वर्ड्स, कुछ वर्ड्स बदले जाते हैं। जैसे यहीं पर से आपका टेंस कवर हो जा रहा है, टेंस के अंतर्गत जो आपको रूल पढ़ना है वॉइस में वो कवर हो जा रहा है। जैसे डू डज हो या डू डज रहने पर डू डज क्या हुआ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो डू या डज रहने पर मतलब यहाँ पर हम V1 का भी यूज कर सकते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। तो डू या डज रहने पर क्या हो जाएगा, एम इज आर। और साथ में याद रखेंगे जब भी हम लोग एक्टिव टू पेसिव बना रहे हैं तो अधिकांश जो वर्ब के फॉर्म होते हैं वो थर्ड फॉर्म में चले जाते हैं। मतलब अगर हमारा V1 है, अगर सेंटेंस में V1 है, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि राम इट्स ए मैंगो, ठीक है, तो वहाँ पर जब वॉइस बनाया जाता है तो वहाँ हो जाता है अ मैंगो इज इटन बाय राम, मतलब इट्स का इटन हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। तो यहाँ डू या डज रहेगा तो एम इज आर, मतलब ये V1 के बारे ही बोल रहा है, V1 के फर्स्ट फॉर्म के बारे में, तो वो एम इज आर और प्लस क्या हो जाएगा हमारा V3। ये सारे में V3 का वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होने वाला है। तो केवल हम लोग यहाँ देखेंगे डू डज रहेगा तो एम इज आर। अगर एक और हम लोग देखते हैं डीड का प्रयोग, तो डीड कब होता है, सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट में डू डज का प्रयोग करते हैं। टेंस वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग सेंटेंस होता है राम इट्स ए मैंगो, अब उसकी नेगेटिव बनानी होती है या इंट्रोगेटिव बनानी होती है, तो उस परिस्थिति में क्या होता है, हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बिना ना हम लोग नेगेटिव उसको नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ डीड जो है, डीड का यूज कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और साथ में अगर डीड को हम लोग वर्ब का दूसरा रूप मान ले, वर्ब का दूसरा रूप, तो इसके लिए क्या हो जाता है, वाज वर्ब प्लस वर्ब का तीसरा रूप। सब में वर्ब का तीसरा रूप ही आएगा, इधर वाले में वर्ब का तीसरा रूप ही होगा, इधर चाहे जो भी हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया किसका, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट का। आप देखिए एम इज आर, चूंकि सिंपल वाले सेंटेंस में एम इज आर का प्रयोग होता है, जैसे राम इज ए बॉय, यू आर ए स्टूडेंट, आई एम इंटेलिजेंट, बट इसमें वर्ब कहाँ है। जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को ही देख रहे हैं, मेन वर्ब तो दिखा नहीं रहा है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए यहाँ, मेन वर्ब, मेन वर्ब के अंतर्गत ही हम लोग इसको वॉइस को बना सकते हैं। तो इसमें एम इज आर जो स्वाभाविक है, तो वो कंटिन्यूटी ऑफ वर्क में हम लोग लगाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है। एम इज आर रहने पर क्या होगा, एम इज आर तो रहेगा ही,
एम इज आर, देखिए डू डज रहता है तो एम इज आर बन जाता है, एम इज आर रहेगा तो एम इज आर तो रहेगा ही, साथ में बीइंग लगेगा। बीइंग क्यों लगेगा? तो क्योंकि इसमें वर्ब के फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाला का प्रयोग होता है। जब आईएनजी का प्रयोग होता है तो उसको हटाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म में बुलाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे रीडिंग, ये हो गया रीडिंग, तो रीडिंग का जो आईएनजी है इसमें बीइंग में आ गया। अब हम लोग रीड को जो है चेंज कर सकते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म में, रीड का रीडिंग होता है, ठीक है। इसी तरह हमारा परफेक्ट हो गया, ये हैव हैज हैड, हैव हैज हैड परफेक्ट का है, इसमें हैव हैज प्रेजेंट और फ्यूचर में है और हैड जो है पास्ट में। मतलब यहाँ मैं क्या लिख दूँ, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट वाले में हैव हैज भीतरी होता है, तो इसमें क्या होगा, हैव हैज हैड तो रहेगा ही, साथ में बीन लग जाएगा। जैसे एम इज आर था तो एम इज आर लगा और साथ में बीइंग जोड़ा गया। हैव हैज हैड रहने पर उसके साथ बीन जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है वाज वेयर। वाज वेयर किस में आएगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। जैसे ही वॉज गोइंग, आई वॉज रीडिंग, यू वेयर प्लेइंग, इस तरह पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस है। तो यहाँ पर वाज वेयर तो रहेगा ही, वाज वेयर रहेगा ही, और साथ में हम लोगों को क्या हो जाएगा, बीइंग जुड़ जाएगा। वाज वेयर के साथ क्या हो गया, ये बीइंग, क्योंकि यह कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में बी फोर का प्रयोग होता है। अब डीड का तो मैंने बता दिया, वाज वेयर लगेगा। शैल और विल ये हो गया, एक तरह से ये हमारे मॉडल वर्ब भी हैं, मॉडल वर्ब्स हैं, और साथ में हम लोग फ्यूचर के भी पढ़ रहे हैं। तो मॉडल्स वर्ब को भी मैंने अलग से दिखा दिया। शैल और विल रहने पर क्या होगा, तो शैल विल तो रहेगा ही, और शैल विल रहेगा साथ में ये बी लग जाएगा। शैल विल के साथ क्या हो जाएगा, बी लग जाएगा। आप देखिए शैल या विल हैव, मतलब ये तो हमारा शैल विल किस में हो गया, ये सिंपल फ्यूचर का, और ये शैल विल हैव किस में हो गया, परफेक्ट, किसका, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट। तो ऐसी स्थिति में शैल विल तो रहेगा ही, शैल विल रहेगा साथ में हैव बीन लग जाएगा। हैव बीन, हैव है ना, तो बीन ऊपर में भी देखेंगे, हैव हैज हैड रहने पर क्या करते हैं हम लोग, बीन लगा देते हैं। यहाँ भी है शैल या विल के साथ हैव हो तो बीन लगा देंगे। अब मॉडल्स वर्ब, जैसे मॉडल्स वर्ब क्या है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड है, ये सब मॉडल्स वर्ब है। तो मॉडल्स वर्ब में क्या करेंगे, जब भी मॉडल वर्ब होगा तो मॉडल वर्ब के साथ V1 का ही प्रयोग होता है। बेयर इन्फिनिटिव मॉडल वर्ब के साथ V1 का ही प्रयोग होता है। जैसे यू शुड गो, यू मस्ट गो, आई मस्ट थिंक, इस तरह का जो होगा तो मॉडल वर्ब जब रहेगा तो मॉडल वर्ब के साथ हम लोग बी लगा देंगे। नेक्स्ट है हैव बीन, हैज़ बीन, ये दोनों केस जो है रेयर में आते हैं। जैसे आप लोगों को क्लास बेस्ड तो नहीं होगा, क्लास बेस्ड नहीं होगा, नहीं पूछे जाते हैं ये सवाल, चूँकि हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस का, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, हम लोग बुक में भी देखेंगे कि उसका नहीं बना हुआ है, उसको बनाने के लिए नहीं बताएगा। बट इन रेयर केस, मान लीजिए अगर क्वेश्चन दे दिया जाता है आपको हैयर क्लासेस में या कॉम्पिटिटिव लेवल में आपको क्वेश्चन दिया जाता है इनका, तो इसका क्या रूल है, अगर हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन रहेगा तो हम लोग हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन के साथ बीइंग लगा देंगे, क्योंकि ये क्या है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी ऑफ वर्क जहां दिखेगा तो बीइंग लगाना है। शैल बी, विल बी, ये कब यूज होता है, ये भी कंटिन्यूअस में होता है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए शैल बी, विल बी।
तो उस परिस्थिति में शैल बी विल बी तो रहेगा, साथ में हम लोग बीइंग लगा देंगे। तो याद रखेंगे कि जहाँ भी बीइंग लग रहा है मतलब उस सेंटेंस में V4 का आईएनजी वाले का प्रयोग हुआ होगा, जैसे गोइंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सब का, तभी ये बीइंग लगता है। बीइंग आईएनजी को हटा दिया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बचा, अब उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। और हैव, हैज, हैड कहीं भी दिख जाए तो बीन लगा देना है। शैल और विल के साथ बी लग जाएगा, ठीक है, और मॉडल्स वर्ब के साथ भी लगेगा। अब हम लोग कुछ प्रोनाउंस को देखते हैं, ये भी चेंज होते हैं। ये कब होंगे? तो जैसे एक्टिव में यदि आई है तो मी हो जाएगा, एक्टिव में वी है तो वाज हो जाएगा, एक्टिव में यू है तो पैसिव में यू ही रहेगा, एक्टिव में ही है तो हिम बनेगा, एक्टिव में सी है तो हर बनेगा, एक्टिव में दे है तो देन बनेगा। यही चीज़ उलट के भी हो सकता है। मान लीजिए अगर हमारा एक्टिव में मी है, एक्टिव में मी है तो फिर इधर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अगर एक्टिव में आज है तो इधर क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। एक्टिव में यू है तो इधर भी यू हो जाएगा। याद रखेंगे, एक्टिव में यदि हिम है तो इधर जाकर पैसिव में ही हो जाएगा। एक्टिव में यदि हर है तो पैसिव में सी हो जाएगा। एक्टिव में यदि देम है तो पैसिव में दे हो जाएगा। ये उलट के, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्टिव में आई रहेगा, पैसिव में भी आई रह सकता है, पैसिव में भी हमारा रह सकता है, तो उस स्थिति में चेंज हो जाएगा, माने ये आपस में चेंज हो जाएगा। अगर एक्टिव में इधर वाला है तो पैसिव में उधर होगा, अगर पैसिव एक्टिव में पैसिव वाला इधर वाला, ये सारे वर्ड इधर है तो वो पैसिव में चेंज हो जाएगा। तो चलिए ये हम लोगों का जो है क्लियर हो गया कि कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों को बदलनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक टेंस के अंतर्गत जितने भी टेंस है, जैसे सिंपल प्रेजेंट से हम लोगों की शुरुआत होगी, तो सिंपल प्रेजेंट वाले सेंटेंस हो, कंटिन्यूअस वाले हो, परफेक्ट वाले सेंटेंस हो, मॉडल बेस्ड हो, सबके हम क्या करेंगे, असर्टिव मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इन चारों तरह के सेंटेंस का एक्टिव टू पैसिव बनाकर हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि किस प्रकार एक्टिव टू पैसिव वॉइस में कुछ सेंटेंस को बदला जाता है। टेंस के अंतर्गत एक एक करके सबको देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। टेंस में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है सारे पहचान करने के तरीके, साथ में स्ट्रक्चर्स। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस में यदि अफर्मेटिव वाले सेंटेंस हो, माने विदाउट नॉट, ना तो उसमें नेगेटिव होगी और ना उसमें प्रश्न पूछा जाएगा, तो अफर्मेटिव वाले सेंटेंस को देखेंगे। सी राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखती है। दे टेल मी ए स्टोरी, वे लोग मुझे एक कहानी कहते हैं। नेगेटिव मतलब नॉट का प्रयोग होगा, जहाँ पर भी नॉट का प्रयोग होता है मैंने कहा था कि उसे हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पर क्या था, सी राइट्स ए लेटर, ऐसा नहीं कि सी नॉट राइट ए लेटर, तो इसके लिए डज लगाना हुआ, ठीक है। सी डज नॉट राइट ए लेटर, दे डू नॉट, ठीक है, दे डू नॉट राइट ए लेटर। इंट्रोगेटिव में सवाल बनाना हो तो भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ रही है। डज सी राइट ए लेटर, डू दे टेल मी ए स्टोरी। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यदि साथ में आ जाए, मतलब प्रश्न भी पूछना हो, नेगेटिविटी भी दिखानी है, तो डज सी नॉट राइट ए लेटर, डू दे नॉट टेल माई स्टोरी। तो उसके बाद हम लोगों का इंट्रोगेटिव के बाद आता है डबल इंट्रोगेटिव। ये डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है, जब हम लोग WH क्वेश्चन का प्रयोग करते हैं। जैसे वाई डज सी राइट ए लेटर, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, साथ में WH क्वेश्चन भी है। तो वाई डज सी राइट ए लेटर, वह पत्र क्यों लिखती है। व्हेन डू दे टेल मी ए स्टोरी, वे लोग मुझे कहानी कब कहते हैं। अब इन सब को जो मैंने अभी वर्ड्स को बताया कि किस प्रकार एक्टिव से पैसिव में चेंज होंगे, उन आधार पर इनको हम बनाते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा क्या है, सी राइट्स ए लेटर, सी राइट्स ए लेटर। इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ध्यान देंगे, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं,
जो प्रोनाउंस होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले लाया जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वह पत्र लिखती है। और दूसरे तरह से वाक्य को कैसे बोलेंगे, पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ए लेटर, ये हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेंगे, ए लेटर, ए लेटर हो गया। अब मैंने कहा था कि डू डज रहता है या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, तो उस परिस्थिति में क्या होती है, एम इज आर का प्रयोग होता है। तो ए लेटर के साथ क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, इज, ए लेटर इज। और हमेशा जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। ए लेटर इज क्या हो जाएगा यहाँ, रिटेन, इसके बाद बाई, और यहाँ सी का एक्टिव में सी है तो पैसिव में क्या हो जाएगा, हर। मतलब क्या है, यहाँ एक अगर हम लोग फॉर्मूला स्ट्रक्चर लिख दें तो ऑब्जेक्ट के साथ हम लोगों को इज, आर, एम, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट। ये हमारा जो है फॉर्मेट हो गया। लेकिन उतना याद नहीं रखना है, V1 या V5 का प्रयोग हो तो एम इज आर लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म लाएंगे और ऑब्जेक्ट को हमेशा पहले कर देंगे। जैसे सी राइट्स ए लेटर, ए लेटर इज रिटन बाय। इसमें बताइए आप लोग, दे टेल मी ए स्टोरी। यहाँ पर देखिए दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और ए स्टोरी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। दे टेल मी ए स्टोरी, दो ऑब्जेक्ट है। दे टेल मी, वे लोग मुझसे कहते हैं। दे टेल अ स्टोरी, वे लोग कहानी कहते हैं। तो दोनों ही ऑब्जेक्ट है, तो इसमें क्या होगा, दे टेल मी ए स्टोरी, तो इसको कहते हैं हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो वर्ब के नजदीक है, और इसको कहते हैं हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो वर्ब से दूर है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी को भी पहले ला सकते हैं, किसी को भी पहले लिख सकते हैं। मी को अगर लाएंगे तो आई बन जाएगा, स्टोरी का स्टोरी लिखाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के अनुसार बना देते हैं। ए स्टोरी इज लगाना है, ए स्टोरी इज। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देखिए यहाँ क्या है, वर्ब हमारा टेल है, टेल का क्या हो जाएगा, टोल्ड, मी का मी रह जाएगा। आप बोलेंगे कि मी का आई क्यों नहीं हुआ, क्यों, मी को जो है जिस जगह था, ये किस प्रकार था, ये ऑब्जेक्टिव केस में था, तो जिस जगह है ऑब्जेक्टिव के केस में उसी जगह रख दिया, तो इसलिए चेंज नहीं हुआ। अगर मी को लाना होता तो यह हो जाता आई, और आई के साथ एम, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए स्टोरी इज टोल्ड मी बाई लगा देंगे, और दे का देम, सिंपल है। ए स्टोरी इज, यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट एम इज आर, V3 बाई ऑब्जेक्ट क्या है, स्टोरी इज, V3 है टोल्ड, मी, और बाई के बाद फिर सब्जेक्ट वाला जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम लोग को नेगेटिव में देखनी है कि नॉट वाला रहेगा तो क्या होगा। सी डज नॉट राइट ए लेटर, सब रूल वही है, पहले लिख लेंगे ऑब्जेक्ट को, ए लेटर, डू डज रहने पर इज आर में चेंज होगा ना, इज एम आर, तो इज, ए लेटर इज, और नॉट था, ये नॉट ही रह जाएगा, ए लेटर इज नॉट। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, रिटेन बाय सी का हर। इसमें भी देखेंगे क्या होगा, अ स्टोरी इज, नॉट लगा देनी है, नॉट टोल्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा, मी बाय देम। ये हो गया नेगेटिव का। अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हर, अ स्टोरी इज नॉट टोल्ड मी बाय देम। इंट्रोगेटिव में क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसको भी प्रश्न के टाइप का ही बनाना है। देखिए अर्थ किसी का नहीं बदला, अर्थ किसी का नहीं। सी राइट्स ए लेटर, ए लेटर इज रिटन बाय हर, वह पत्र लिखती है, पत्र उसके द्वारा लिखी जाती है। दे टेल मी ए स्टोरी, अ स्टोरी इज टोल्ड मी बाय देम, सब में मीनिंग वही है। डज सी राइट ए लेटर, तो डज किस में कन्वर्ट होगा, इज में, इज हो गया। अब यहाँ पर देखना है कि इज
किसको देखकर हमने लगाया, सी को देखकर, लेकिन हम लोगों को लाना किसको है पहले, ए लेटर को। तो ए लेटर के लिए भी तो वही होगा ना, इज ए लेटर, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन बाय सी का हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ही रखेंगे। इज अ लेटर रिटेन बाय हर, क्या उसके द्वारा पत्र लिखी जाती है, क्या वह पत्र लिखती है, इसका भी बनाएंगे। अब देखिए इसमें पहले कौन आएगा, ए स्टोरी। ए स्टोरी के लिए क्या लगेगा, इज। ध्यान रखेंगे कि ये दे है, इसके लिए आर नहीं लगाना है। हमारा क्या आ रहा है, सब्जेक्ट क्या बन जा रहा है, ए स्टोरी। तो ए स्टोरी को देखकर लगाना, इज अ स्टोरी, इज अ स्टोरी टोल्ड मी बाय देम, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आते हैं, डज सी नॉट राइट। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन बनाना है, तो डज किसके लिए लगेगा, तो सी के लिए लग रहा है। और लेटर है, ये लेटर को लाना है पहले, इसके लिए तो ईज कर देंगे डज को पहले। तो ईज आ लेटर, नॉट है इसलिए नॉट लगाएंगे, रिटेन बाय हर। इज अ लेटर नॉट रिटेन बाय हर। डू दे नॉट टेल मी अ स्टोरी, तो स्टोरी पहले आएगा तो इज ही लगाना है। इज अ स्टोरी नॉट टोल्ड मी बाय देम, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वाई। यहाँ पर डबल इंट्रोगेटिव है, WH क्वेश्चन है, तो वाई, तो वाई लिख देंगे पहले, वाई। डज का इज एम आर, तो क्या आएगा पहले, ए लेटर। ए लेटर के लिए क्या लगेगा, इज। वाई इज ए लेटर रिटेन बाय हर। यहाँ है व्हेन डू दे टेल मी ए स्टोरी, व्हेन लिख देंगे, व्हेन। अब यहाँ पहले कौन आ रहा है, स्टोरी। स्टोरी के लिए क्या लगेगा, डू हटकर इज। व्हेन इज अ स्टोरी टोल्ड मी बाय दे का दे। देखिए समझ में आ रहा है आप लोगों को, किसी में अर्थ नहीं बदल रहा है। एक्टिव वॉइस में जो बातें कही गई है उसी बात को पैसिव में दूसरे तरीके से बोली गई है, जिसमें कोई मीनिंग चेंज नहीं होता है। शी राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखती है। लेटर इज रिटन बाय हर, उसके द्वारा पत्र लिखी जाती है। दे टेल मी ए स्टोरी, वे लोग मुझे एक कहानी कहते हैं। ए स्टोरी इज टोल्ड मी, एक कहानी मुझे कही जाती है। बाय देम, उनके द्वारा। शी डज नॉट राइट ए लेटर, वह पत्र नहीं लिखती है। और लेटर इज नॉट रिटन बाय हर, उसके द्वारा पत्र नहीं लिखी जाती है। दे डू नॉट टेल मी ए स्टोरी, वे लोग मुझे कहानी नहीं कहते हैं। ए स्टोरी इज नॉट टोल्ड मी, एक कहानी मुझे नहीं कही जाती है। बाय देम। डज सी राइट ए लेटर, क्या वह पत्र लिखती है। इज अ लेटर रिटन बाय हर, क्या उसके द्वारा पत्र लिखी जाती है। डू दे टेल मी ए स्टोरी, क्या वे लोग मुझे कहानी कहते हैं। इज अ स्टोरी टोल्ड मी, क्या एक कहानी मुझे कही जाती है। बाय देम, उनके द्वारा। डज सी नॉट राइट ए लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिखती है। इज अ लेटर नॉट रिटन, क्या एक पत्र नहीं लिखी जाती है। बाय हर, उसके द्वारा। डू दे नॉट टेल मी ए स्टोरी, क्या वे लोग मुझे कहानी नहीं कहते हैं। इज अ स्टोरी नॉट टोल्ड मी, क्या एक कहानी मुझे नहीं कही जाती है। बाय देम, उनके द्वारा। वाई डज सी राइट ए लेटर, वह पत्र क्यों लिखती है। वाई इज ए लेटर रिटेन, एक पत्र क्यों लिखी जाती है। बाय हर, उसके द्वारा। व्हेन डू दे टेल मी ए स्टोरी, वे लोग मुझे कहानी कब कहते हैं। व्हेन इज अ स्टोरी टोल्ड मी, मुझे कहानी कब कही जाती है। बाय देम। तो कहीं भी अर्थ चेंज नहीं हुआ, केवल बोलने का जो तरीका है वो बदल गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं वॉइस। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यूटी ऑफ वर्क वाले कुछ सेंटेंस को देख लेंगे। अब इन सेंटेंसों को देखें, ये क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ वर्क, कंटिन्यूअस टेंस। इसमें मैंने प्रेजेंट का और पास्ट का दोनों का ही
साथ में बताया है। फ्यूचर कंटिन्यूअस जो होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का रेयरली हम लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी मैं उसे रूल तो मैंने बता ही दिया कि शैल बी या विल बी रहने पर उसमें बीइंग का यूज़ हो जाएगा। तो आपके जो पुस्तक में है वो आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के दिए गए हैं। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव, इन सभी तरह के सेंटेंस को फिर से एक बार देख ले। कंटिन्यूटी ऑफ वर्क के लिए, तो कंटिन्यूटी ऑफ वर्क के लिए देखेंगे। फर्स्ट क्या है, दे आर प्लेइंग कैरम, वे लोग क्या खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले आना है, कैरम, कोई भी टेंस का हो ऑब्जेक्ट ले आए, कैरम। अब देखिए आर है, याद रखेंगे एम, इज, आर, वाज, वेयर रहने पर सेम उतर जाता है, सेम उतर जाता है अकॉर्डिंग टू जो सब्जेक्ट बन रहा है उसके अनुसार। कैरम के साथ इज लगेगा, आई एम लगेगा, आर लगेगा, वो आपको देखना है। तो कैरम के साथ क्या लगाएंगे हम, दे के लिए आर था तो कैरम के लिए क्या होगी, इज, कैरम इज। अब मैंने कहा था कि एम इज आर रहने पर बीइंग लगाया जाता है, तो एम इज आर के साथ बीइंग लगा दिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म बीइंग क्यों लगाया, इस आईएनजी को हटाने के लिए बचा प्ले। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड, प्लेड। इसके बाद बाई, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जा रहा, दे का क्या हो जाता है, देम। नेक्स्ट है दे वेयर टीचिंग मी इंग्लिश, वे लोग मुझे अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दे वेयर टीचिंग मी इंग्लिश, यहाँ पर दो दो ऑब्जेक्ट हो गए, मी एंड इंग्लिश। तो जिसको लाना है लाइए, इंग्लिश को, इंग्लिश। अब मी को लाने से क्या हो जाता, वो आई, यहाँ पर मी को अगर पहले लाता तो आई हो जाता। तो इंग्लिश को लाया, इंग्लिश के लिए क्या लगेगा, वर है दे के लिए, वर है दे के लिए, इंग्लिश के लिए वाज, इंग्लिश वाज। बीइंग तो लगानी है, बीइंग आईएनजी को हटाने के लिए टीच का वर्ब 3 क्या होगा, टाउट, टाउट। उसके बाद है मी, फिर लगानी है बाई, सब्जेक्ट कौन था, दे का देम, दे का देम। नेगेटिव में दे आर नॉट प्लेइंग कैरम, कैरम को ले आएंगे, कैरम इज नॉट लगा देनी है, बीइंग, प्ले का प्लेड, बाई, दे का देम। कैरम इज नॉट प्लेइंग, बीइंग प्लेड बाई देम। दे वेयर नॉट टीचिंग मी इंग्लिश, उसी तरह बनाएंगे, इंग्लिश इज नॉट टाउट, बीइंग लगाना है, नॉट के बाद नॉट, बीइंग टाउट मी बाई देम। फिर आ जाए इंट्रोगेटिव में, आर दे प्लेइंग कैरम, क्या भी लोग कैरम खेल रहे हैं, तो आर पहले है तो आर ही रखेंगे, लेकिन कैरम आ रहा है पहले, आर किसके लिए लगा, दे के लिए ना, आर कैरम आ जाएगा पहले तो इज लगेगा, इज कैरम बीइंग प्लेड बाय दे का देम। नेक्स्ट वर दे, तो दे के लिए वर लगा, इंग्लिश को लाना है तो वाज, इंग्लिश के लिए वाज, वाज इंग्लिश बीइंग, टीच का टाउट मी बाय दे का देम। फिर नेक्स्ट नेगेटिव इंट्रोगेटिव, आर दे नॉट प्लेइंग कैरम, क्या वे लोग कैरम नहीं खेल रहे हैं, तो दे के लिए आर था, कैरम को लाना है इज, इज कैरम नॉट बीइंग प्लेड बाय देम, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह यहाँ भी होगा, वर दे नॉट टीचिंग मी इंग्लिश, इंग्लिश को लाना है पहले, इंग्लिश के साथ वाज लगेगा, तो वाज
इंग्लिश नॉट बीइंग टीच का टाउट बाई, टाउट मी है, मी को भी लिखना, टाउट मी बाई दे का दे। अब एक आ गया डबल इंट्रोगेटिव WH क्वेश्चन, हाउ है तो आप लिख देंगे हाउ। इसके बाद हम लोग कैरम को लाने जा रहे हैं। पहले कैरम के साथ क्या होगा, कैरम के साथ आर है दे के लिए, तो कैरम के लिए इज, हाउ इज कैरम प्लेड, बीइंग लगाना है सब में, बीइंग ING वाला में, बीइंग प्लेड बाई देम क्वेश्चन मार्क। हाउ आर दे प्लेइंग कैरम, वे लोग कैरम कैसे खेल रहे हैं। हाउ इज कैरम बीइंग प्लेड, कैरम कैसे खेली जा रही है बाई देम, उन लोगों के द्वारा। तो आई थिंक जो है कंटिन्यूटी ऑफ वर्क से रिलेटेड जितने भी रहेंगे, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर तो रेयरली होता है, रहेंगे तो आप लोग इजीली बना सकते हैं। अफर्मेटिव वाले, नेगेटिव वाले, इंट्रोगेटिव वाले और डबल इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस बना लेंगे। अब हम लोग क्या देखते हैं, परफेक्ट वाले। परफेक्ट में तो तीनों का ही बनेगा, प्रेजेंट का, पास्ट का एंड फ्यूचर का। तो परफेक्ट को भी हम लोग कुछ सेंटेंस को देख लेते हैं। परफेक्ट टेंस में हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस तीनों के देखने हैं। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट हैज़, हैव, हैड तीनों के लिए हो जा रहा है। यहाँ पर शैल विल भी यूज़ कर देते हैं, जैसे सब्जेक्ट शैल हैव विल हैव तो फ्यूचर में चला जाएगा। सब्जेक्ट हैव हैज़ हैड हो V3, इसमें ऑलरेडी रहता है ऑब्जेक्ट। पेसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट को पहले ले आना है, हैव हैज़ हैड जो भी होगा उसके साथ बीन लगाएंगे, क्योंकि मैं लिख चुका हूँ पहले ही कि हैव हैज़ हैड रहने पर बीन का यूज़ होगा। तो हैव हैज़ हैड के साथ बीन, बीन के बाद वर्ब का तीसरा रूप इसमें और पहले से ही है वही हो जाएगा बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। चलिए एक एक करके बना के देखते हैं। सबसे पहले हमारा अफर्मेटिव वाला सेंटेंस क्या है, इसमें आई हैव बॉट ए न्यू कार, मैंने एक नई गाड़ी खरीदी। तो इसका क्या हो जाएगा, अ न्यू कार, ये जो ऑब्जेक्ट है ये पहले आ जाएगा। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अ न्यू कार। आप देखिए आई के साथ यहाँ हैव का प्रयोग हुआ था, क्योंकि आई उस समय सब्जेक्टिव केस में था, सब्जेक्टिव मोड में था। और अब जो सब्जेक्ट बना है वो न्यू कार, न्यू कार जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्टिव केस में आ गया। और न्यू कार के साथ क्या लगेगा, हैव या हैज़, हैड तो नहीं लगेगा, हैड पास्ट में होता है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। और न्यू कार हैज़, अब हैज़ लगाए तो उसके बाद बीन लगा देनी है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, बाउट, बाउट बाई किसके द्वारा खरीदी गई है, आई का मी। सेकेंड में सी हैड वॉच्ड मी, सी हैड वॉच मी पास्ट परफेक्ट में आ रहा ना, तो इसमें मी को पहले लाना है। देखिए आ गया मी, जो कि एक्टिव में है, पेसिव में आई बनेगा, आई रहता तो मी बनता, तो आई ये आ गया पहले। अब हैड के लिए ये नहीं सोचना होता है, पास्ट में क्या होता है, हैड सबके साथ, चाहे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, सबके साथ। तो आई है तो आई के साथ भी हैड, आई हैड, इसके साथ भी हम लोग बीन लगाएंगे। और वर्ब का थर्ड फॉर्म वाज्ड ही है, आई हैड बीन वाज्ड बाई, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा सी है तो सी का हर। नेक्स्ट, दे विल हैव कॉट ए थीप, उन लोगों ने एक चोर पकड़ा, चोर पकड़ चुके हैं वे लोग, तो थीप जो है वो पहले आ जाएगा। और थीप, थीप के साथ अब यहाँ देखेंगे विल हैव। एक चीज़ याद रखेंगे, जब मैंने टेंस में आप लोगों को बताया है कि शैल या विल लगने के बाद हमेशा हैव का प्रयोग करेंगे, हैज़ का प्रयोग नहीं करेंगे, हैड का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अ थीप, थीप के साथ भी विल लगेगा, विल है, हैव है तो फिर बीन लगा देनी है। कॉट, CAUGHT, कॉट बाई किसके द्वारा, दे, मतलब देम हो जाएगा, बन गया। नेगेटिव नॉट वाले फॉर्म में देखेंगे क्या होगा, इसमें अ न्यू कार पहले आ जाएगा, अ न्यू कार
क्या है इसमें, हैव, लेकिन कार के साथ हैज़। अ न्यू कार हैज़ नॉट, उसके बाद बीन, ऐसा नहीं बीन के बाद नॉट, हैज़ हैव के बाद नॉट, उसके बाद बीन। क्या होगा, बॉट, बॉट बाई आई का मी। शी हैड नॉट वॉच्ड मी, क्या हो जाएगा, मी का आई, हैड नॉट बीन वॉच्ड, वॉच्ड बाई सी का हर। फिर क्या है, दे विल नॉट हैव कॉट ए थीप, ए थीप पहले आ जाएगा, ए थीप विल नॉट हैव बीन कॉट का वर्ब रूप वही होगा, कॉट बाई, यहाँ कौन है, दे के लिए हम लोग देम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आते हैं इंट्रोगेटिव में, क्वेश्चन मार्क है, हैव आई बॉट ए न्यू कार, क्या मैंने एक नई गाड़ी खरीदी। तो यहाँ पर हैव, तो हैव किसके लिए लगा, आई के लिए। अब हमारा सब्जेक्टिव केस में कौन आएगा, अ न्यू कार, तो अ न्यू कार के लिए हैज़ लगाएंगे, यहाँ हैज़ हो जाएगा, हैज़ अ न्यू कार, उसके बाद बीन, हैज़ अ न्यू कार बीन वर्ब का थर्ड रूप, बॉट, बॉट बाई आई का क्या होगा, मी, क्वेश्चन मार्क देना इंट्रोगेटिव है। हैड सी वॉच्ड मी, तो यहाँ पर हैड में देखना नहीं होता है, आई पहले आएगा, मी का आई, तो यहाँ पर हैड पहले लगाना है, हैड आई बीन वॉच्ड बाई, सी का क्या होगा, सी का हर, सी का हर। नेक्स्ट क्या है, विल दे हैव कॉट ए थीप, अ थीप के लिए क्या होगा, तो कुछ नहीं देखना है, शैल विल है ना, तो विल अ थीप हैव बीन कॉट बाई दे का देम, दे का देम। नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाले, हैव आई नॉट बॉट ए न्यू कार, और न्यू कार के लिए क्या लगेगा, हैज़, हैज़ आई, हैज़ ए न्यू कार, हैज़ ए न्यू कार सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा ना, न्यू कार, हैज़ ए न्यू कार बीन बॉट, नॉट लगेगा कि नहीं लगेगा, देखिए नॉट है ना यहाँ, उधर नॉट लगाना, हैज़ अ न्यू कार नॉट बीन, नॉट बीन बॉट बाई मी, क्वेश्चन मार्क। हैड सी नॉट वॉच्ड मी, यहाँ हो जाएगा हैड आई, यहाँ क्या होगा, मी का आई हो जाएगा ना, मी है तो शुरू में आकर आई हो जाएगा, हैड आई नॉट बीन वॉच्ड बाई हर। फिर क्या है, विल दे नॉट हैव काउट ए थीप, तो आ थीप आएगा पहले, आ विल उसके साथ भी लगेगा, तो विल आ थीप नॉट हैव बीन काउट बाई दे का देम। ये हमारा कंप्लीट हो गया परफेक्ट का भी। सारे रूल्स जितने भी हैं आप याद रखेंगे, सारे वहीं से चेंज हो रहे हैं। मैंने कहा था ना कि हैव हैज़ का प्रयोग होगा, हैड का प्रयोग होगा तो बीन लगेगा। केवल हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अफर्मेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस को कैसे बनाना। अगर इसी में डबल इंट्रोगेटिव का रहे, जैसे वाई हैव आई नॉट बाउट ए न्यू कार, वाई हैव आई नॉट बाउट ए न्यू कार, तो क्या होता है यहाँ पर वाई हो जाता, वाई हैज़ अ न्यू कार नॉट बीन बॉट बाई मी। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं। अब हमारे पास जो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट का हो गया था, सिंपल पास्ट बाकी है, कंटिन्यूटी ऑफ वर्क वाली हो गई है, परफेक्ट वाली हो गई है। अब हम लोग सिंपल पास्ट के कुछ सेंटेंस को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग मॉडल बेस्ड सेंटेंस को भी देखते हैं।
इसमें जो सिंपल पास्ट टेंस का है, तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या है देखिएगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट रहता है। और जब पेसिव बनाया जाता है तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। और मैंने कहा था कि यदि डीड का प्रयोग हो तो वाज वेयर लगाएंगे। डीड का मतलब यहाँ पर क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो वाज या वर लगा देने हैं। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, और बाई के बाद जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव केस में आ जाता है। चलिए इनको बना के देखते हैं। एक एक सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे। ही सोल्ड हिज हाउस, उसने अपना मकान बेच दिया। तो क्या होगा इसमें, ऑब्जेक्ट केस में कौन है, हाउस, उसको पहले ले आना है। तो इसके साथ हीज हाउस जो है साथ में होगा, हीज हाउस वो पहले आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हीज हाउस। अब इसके साथ क्या लगाना है, वाज या वर, वाज लगाना है। सोल्ड, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। सोल्ड बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम। सेकेंड हमारा क्या है, दे टोल्ड मी अ स्टोरी, उन लोगों ने मुझे एक कहानी कही। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले आ स्टोरी, ऑब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्टिव में ले आना है। आ स्टोरी के साथ क्या लगाया जाता है, वाज टोल्ड मी बाई, दे का क्या हो जाएगा, देम। इसी तरह नेगेटिव वाले में नॉट जहाँ यूज़ हो रहा है, देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म था तो यहाँ नॉट नहीं लग रहा था। नॉट लगाने के लिए इसका क्या है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डीड को लाना पड़ा। जिस तरह वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में डू डज का प्रयोग हुआ था, डीड का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हीज हाउस वाज लगाएंगे, चूंकि डीड है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। हिज हाउस वाज नॉट सोल्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सोल्ड बाय हिम। क्या हुआ, ही डिड नॉट, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डीड लग जाने के बाद फर्स्ट फॉर्म लगता है। टेंस में मैंने बताया था, ही डिड नॉट सेल हिज हाउस वाज नॉट सोल्ड बाय हिम। दे डिड नॉट टेल मी अ स्टोरी, तो पहले क्या आएगा, अ स्टोरी वाज नॉट टोल्ड का थर्ड फॉर्म टोल्ड ही होता है, टोल्ड मी बाय देम। फिर आ जाए इंट्रोगेटिव के वाले केस में, जहां प्रश्न पूछा जा रहा, डिड ही सेल हिज हाउस, क्या उसने अपना मकान बेच दिया। तो यहाँ क्या होगा, डीड है पहले है, तो डीड का क्या हो जाता है, वाज वर, तो वाज लगाएंगे या वर, ये क्लियर करेगा। ये हिज हाउस के साथ वाज लग रहा है, तो वाज हिज हाउस, पहले ये ऑब्जेक्टिव केस वाला सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। वाज हिज हाउस क्या होगा, सोल्ड बाय हिम। डिड ही सेल हिज हाउस, क्या उसने अपना मकान बेच दिया। वाज हिज हाउस, क्या उसका मकान सोल्ड बाय हिम, उसके द्वारा बेचा गया। डिड दे टेल मी अ स्टोरी, स्टोरी को पहले ले आइए, स्टोरी पहले वाज वर, डीड है ना पहले, तो वाज वर, वाज अ स्टोरी टोल्ड मी बाय देम। फिर नेक्स्ट आ जाइए, क्या है यहाँ पर, डिड ही नॉट, यानी नेगेटिव भी इंट्रोगेटिव भी, डिड ही नॉट सेल हिज हाउस, क्या उसने अपना मकान नहीं बेचा। तो क्या बनेगा, हिज हाउस, इसके लिए पहले डिड का कर लें, वाज हिज हाउस नॉट सोल्ड बाय हिम, नॉट भी हो गया, क्वेश्चन भी, क्या उसका मकान उसके द्वारा नहीं बेचा गया। डिड दे नॉट टेल मी अ स्टोरी, स्टोरी के लिए वाज हो जाएगा, वाज अ स्टोरी नॉट टोल्ड मी बाय देम। नेक्स्ट, वाई डिड, या डबल इंट्रोगेटिव है, WH क्वेश्चन, वाई डिड ही सेल हिज हाउस, उसने अपना मकान क्यों बेचा, क्यों बेच डाला। तो वाई तो पहले ही रहेगा,
वाई, और डीड का वाज, वाई वाज हिज हाउस सोल्ड बाई हिम, वाई उसका मकान उसके द्वारा क्यों बेचा गया। व्हेन डिड दे टेल मी अ स्टोरी, उन लोगों ने मुझे कहानी कब कही, तो व्हेन तो आ जाएगा पहले ही, और डीड वाज वेयर में, तो यहाँ पर स्टोरी के अनुसार वाज, व्हेन वाज अ स्टोरी टोल्ड मी बाई देम। चलिए, ये आपका जो है सिंपल पास्ट टेंस का भी कवर हो गया, मतलब टेंस के सारे हो गए। अब कुछ रेयर केस वाले जो थे, रेयर केस वाले कौन थे, जैसे इनका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो रेयर केस में पूछे जाते हैं। तो 2-4 एग्जाम्पल उसके भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, कुछ रेयर केसेस जब होते हैं हायर लेवल में या कहीं पर भी आपको कंपटीशन बेस्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके बुक में नहीं दिया गया है। जैसे रेयर केस में क्या है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का कहीं भी नहीं है, इसके अलावा जो है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस का कहीं भी नहीं है। तो इन सभी को भी हम लोग बनाकर देख लेते हैं, अगर रेयर केस में दे दिया तो बना सकेंगे। ही हैज़ बीन राइटिंग अ नॉवेल सिंस मॉर्निंग, वह नॉवेल कब से लिख रहा है, सुबह से नॉवेल लिख रहा है। इसमें टाइम का जिक्र जरूर होता है। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस मैंने टेंस में बताया था कि जैसे सुबह से वो नॉवेल लिख रहा है, तो आप जिस समय बात हो रही है उस समय तक तो कुछ नॉवेल लिख चुका होगा, इसलिए परफेक्ट का भी यूज़ हो रहा है। तो ही हैज़ बीन राइटिंग ए नॉवल सिंस मॉर्निंग, तो ऐसा नहीं कि सिंस मॉर्निंग को पहले ले आएंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव के केस में कौन सा है, अ नॉवेल, तो अ नॉवेल को लिख लें, अ नॉवेल। चलिए, हैज़ बीन हैव बीन का प्रयोग हो रहा है तो नॉवेल के साथ हैज़ ही होता है, हैज़ बीन। इसके बाद क्या है, जब हमारा बिफोर का प्रयोग हो रहा है ईएनजी वाला, तो बीइंग लगा देंगे। ए नॉवल हैज़ बीन बीइंग रिटेन लिखा जा रहा है, कब से, तो सिंस मॉर्निंग ये दे देना है। बाई किसके द्वारा, ही, बाई हिम सिंस मॉर्निंग, बना लिया। ए नॉवेल हैज़ बीन रिटेन, एक नॉवेल लिखी जा रही है बाई हिम उसके द्वारा सिंस मॉर्निंग, सुबह से। नेक्स्ट, यू हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर, तुम 2 घंटे से एक किताब को पढ़ रहे थे, तो क्या हो जाएगा, पहले यहाँ ऑब्जेक्ट के केस में है अ बुक को ले आना है, अ बुक हैड बीन क्या होगा, बिफोर है बीइंग हो गया। और रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, रीड बाय किसके द्वारा है, यू, बाय यू, कब से है, फॉर 2 आवर्स, ये भी बना लिया। नेक्स्ट है, शी विल हैव बीन मेकिंग ब्रेकफास्ट फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटों से ब्रेकफास्ट बना रही होगी। तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, पहले ब्रेकफास्ट को ले आएंगे, ब्रेकफास्ट विल हैव बीन बीइंग लगाना है। मेकिंग में आईएनजी को हटाने के लिए बीइंग लगाया जा रहा है। मेक का क्या हो जाएगा, मेड बाय हर, कब से है, तो फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट क्या है, ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस का, ही विल बी मेकिंग अ स्पीच को ले आएंगे, अ स्पीच विल बी है ना, तो विल बी तो लिख देंगे, विल बी बीइंग मेक का मेड बाय
ही का हिम, ये बन गया। नेगेटिव इंट्रोगेटिव रेयर केस में हम लोगों को पढ़नी है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव आप लोग इजीली इसका बना सकते हैं। जैसे अगर इसमें ही हैज़ नॉट रहे तो नॉवल हैज़ नॉट हो जाएगा। हैज़ ही बीन राइटिंग अ नॉवल, तो यहाँ हैज़ पहले आ जाएगा हैज़ अ नॉवल बीन बीइंग रिटन। ठीक है, आप लोग बना सकते हैं। अब कुछ मॉडल्स के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो टेंस और मॉडल बेस्ड का हमारा जो ये वीडियो है ये ख़त्म होगा। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट हायर लेवल के आधार पर कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे जिसके हम लोगों को एक्टिव टू पैसिव बनाने हैं। तो मॉडल बेस्ड का भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मॉडल वर्ब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार रहे हैं। जैसे हमारे पास मॉडल वर्ब क्या है, तो मे, माइट, शैल, शुड, कैन, कुड, विल, वुड, ये सब मस्ट, ऑट टू, etc वगैरह बहुत सारे मॉडल्स वर्ब हैं। अगर इस बेसिक पर मॉडल वर्ब के साथ हमेशा देखिएगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होता है, लेकिन पैसिव जब बनेगा तो उसमें तो थर्ड फॉर्म ही रहेगा। केस यही है कि पैसिव बनाने में थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। तो चलिए देखिए कुछ मॉडल वर्ब बेस्ड क्वेश्चन। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। यहाँ देखिए मॉडल वर्ब है MB, ठीक है, और ये V1 है। तो यहाँ सबसे पहले ऑब्जेक्ट के केस में जो उसको सब्जेक्ट बनाएंगे इंग्लिश। इंग्लिश इसमें ये नहीं है कि मॉडल वर्ब किसके साथ, आई के साथ कैन लग रहा है तो इंग्लिश के साथ कुछ और लगेगा, ऐसी बात नहीं है। तो मॉडल वर्ब हमारा वही लगेगा, इंग्लिश कैन बी क्या है, स्पीक। स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय, आई का मी। यहाँ क्या हुआ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। यहाँ क्या हुआ, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी, मेरे द्वारा अंग्रेजी बोली जा सकती है। यू शुड मॉडल वर्ब, यू शुड हेल्प द पुअर, तो पहले ऑब्जेक्ट वाले केस को ले आइए, द पुअर शुड बी, ठीक है, मॉडल वर्ब के साथ बी है। यहाँ देखिए मॉडल के साथ बी है, शुड बी क्या होगा, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, हेल्प्ड बाय, यू है तो यू का यू ही होता है। नेक्स्ट क्या है, ही में विन द मैच, वह मैच जीत सकता है, ये मॉडल वर्ब रहा। ये ऑब्जेक्टिव के केस में है, सब्जेक्ट में ले आएंगे द मैच मे बी, विन का वोन, बाय ही का हिम, वह मैच जीत सकता है, संभावना है ना, मैच श्योर नहीं होता है कि कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, तो इसलिए मे का यूज हुआ। ही मे विन द मैच मे बी वोन बाय हिम, उसके द्वारा मैच जीती सकती है। गौरी मस्ट मॉडल वर्ब है, गौरी मस्ट पे द टैक्स। मॉडल वर्ब्स मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मॉडल वर्ब बेस्ड जो एक्टिव टू पैसिव है वो बता रहा हूँ। मॉडल वर्ब के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, उसमें मॉडल वर्ब्स क्लियर है। तो गौरी मस्ट पे द टैक्स, तो पहले टैक्स जो द टैक्स है ऑब्जेक्टिव केस में इसको ले आएंगे, द टैक्स क्या होगा, मस्ट है तो मस्ट, और बी मॉडल वर्ब के साथ, पे का थर्ड फॉर्म क्या होता है, पेड बाय, यहाँ गौरी है तो नाम में चेंज नहीं होगा, गौरी। नेक्स्ट क्या है, दे कुड बाय ए कार, वे गाड़ी खरीद सकते थे, यहाँ मॉडल वर्ब हो गया। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट के केस में जो है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ए कार कुड बी बाउट बाय दे का देम। अब रहा इनका नेगेटिव, तो नेगेटिव उसी तरह बना सकते हैं, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैन नॉट बी, यहाँ पर इस जगह जैसे हम लोग बना लेते हैं एक सेंटेंस को, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ, इसका क्या बनेगा, तो इंग्लिश कैन नॉट बी स्पोकन बाय मी। सिंपल है, इसका इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, जैसे गौरी मस्ट पे द टैक्स, मस्ट गौरी में पे द टैक्स, तो यहाँ पर मस्ट पहले आ जाएगा,
कोई दिक्कत वाली, जिस प्रकार टेंस में मैंने बताया ठीक उसी प्रकार मॉडल्स में भी आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए हमारा टेंस बेस्ड और मॉडल बेस्ड जो है एक्टिव टू पैसिव बनाने वाली वो लेक्चर जो है ख़त्म हुआ। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इम्पैरेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप जानते हैं इम्पैरेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कुछ करने को कहा जाता है, चाहे वो धमकी देकर हो, डरा कर हो, आदेश देकर हो या रिक्वेस्ट करके हो, एडवाइस देकर हो, कुछ कराना होता है। जैसे रिक्वेस्ट करके मैंने रिक्वेस्ट किया कि तुम एक गिलास पानी लेकर आओ, तो काम कराना हुआ, तो वैसे इम्पैरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इम्पैरेटिव सेंटेंस के बारे में लेट से आरंभ वाले होने वाले कुछ सेंटेंस को किस तरह एक्टिव से पैसिव बनाना है उनके बारे में बताऊंगा। और साथ ही हमारा जो नॉन फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट में हम लोग देखेंगे वहाँ 2-3 तरह के सेंटेंस का स्टडी करना है। कुछ जेरेंड वाले सेंटेंस हो गए, इन्फिनेटिव सेंटेंस हो गए, पार्टिसिपल वाले सेंटेंस हो गए, जो कि आपके हायर लेवल में हैं, तो उनको भी आपका तैयारी कर लेने से आपके क्लास बेस्ड में तो काम आ ही सकता है। इसके अलावा कॉमन एरर्स जो आप लोगों को दिया जाता है उसमें भी हो जाएगा। और साथ में अगर हायर लेवल के आधार पर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी ये इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो काफ़ी काम आने वाला है। तो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।